नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पान की फसल में लगने वाले रोगों और कीटों की रोकथाम। अरहर की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। बारिश का मौसम पान की खेती करने वाले किसानों के लिए काफी परेशान करने वाला होता है, क्योंकि इस समय अनेक प्रकार के कीट और रोग पान की फसल पर लगने लगते हैं और पत्तियों की क्वालिटी खराब कर देते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। ऐसे में किसान थोड़ा सतर्क रहते हुए समय से इसका नियंत्रण कर ले तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए पान की फसल में पौध सुरक्षा के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के फार्म मैनेजर डॉक्टर चंदन कुमार से। किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है। अधिकतर ये बरसात के समय जो है सो ज़्यादा ये कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है। पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बोर्डेक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए जो है सो जहाँ किसान भाई पान लगाए हुए हैं वहाँ जो है सो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और इसके रोकथाम के लिए जो है सो सॉइल में बोर्डेक्स मिक्सचर का जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक रोग है पुर्निल आसित रोग। ये भी फफूंद जनित रोग है। ये छोटे सफ़ेद धब्बे के रूप में जो है सो पत्तियों पे दिखता है। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग गंधक का जो है सो प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग है कि पर्ण चित्ती रोग देखा गया है, उसमें वो भी फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो है सो छोटे जो है काले धब्बे के रूप में जो है सो ये दिखता है पत्तियों पे। इसके उपचार के लिए जो है बेविस्टिन जो है हम लोग 2 ग्राम जो है सो प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है स्प्रे कर सकते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है। इसमें फिर मीली बग लगता है। पत्तियों पे जो है सो व्हाइट कलर का जो है सो कीट दिखेगा। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंच जाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग,
ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है, जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मैलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। इसके लिए जो है सो हम लोग मालाथियन डस्ट का जो है सो पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो पान जहाँ लगाते हैं वहाँ जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और बार बार अपने जो है सो पान जहाँ लगाए हुए वहाँ पे बार बार जाके जो देखते रहें। किसी प्रकार का रोग और कीट अगर दिखे तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों के खेत किसी कारणवश खाली रह गए, वे अभी इन खेतों में अरहर की खेती कर सकते हैं। बस जरूरत है उसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक रंजन। और जैसा कि आपने पूछा कि अरहर की सितंबर की बुआई, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दरभंगा जिले में इस बार बारिश की बहुत कमी हुई है। बारिश नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। बहुत से किसान भाई का खेत खाली है जो धान नहीं लगा पाए हैं पानी की कमी के कारण, और जिनकी खेत ऊंची है, ऊंची जगह पे है, तो वहाँ पे किसान भाई अरहर की खेती कर सकते हैं। और अरहर की खेती करने का समय 15 सितंबर तक होता है। और अगर लेट बुआई करते हैं तो उनकी उपज में कमी आती है। और अरहर की बुआई करने से पहले हम लोग किसान भाई को सजेस्ट करते हैं कि पहले वो अपने खेत तैयार कर ले, अच्छे से 1 से 2 बार जुताई करके उन्हें अच्छे से तैयार कर ले। अरहर के पौधे नम तथा शुष्क जलवायु वाले होते हैं। इसके पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ऐसी जलवायु में पौधों में लगने वाले फूल, फली और दानों का विकास भी अच्छे से होता है। अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी फसल को नहीं करना चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी खेती को किया जा सकता है। यदि किसान भाई अरहर की अच्छी फसल करना चाहते हैं तो इसके लिए उचित भूमि का चुनाव जरूरी है। जीवांश युक्त बलुई दोमट व दोमट मिट्टी वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अरहर की अच्छी फसल के लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करें। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 व 3 बार जुताई करें। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद कीड़े धूप से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद गोबर की खाद 10 से 15 टन खेत में डालकर जुताई कर अच्छे से मिला दें। इसके बाद पाटा लगाकर एक बार फिर खेत की जुताई करें। इस तरह से आपका खेत फसल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इसमें जो हम डालते हैं फर्टिलाइजर्स, खाद, तो इसमें हम लोग डालते हैं आपको 20 केजी नाइट्रोजन डालते हैं, 45 केजी फास्फोरस डालते हैं और 20 केजी पोटास डालते हैं। और अगर किसान भाई एक बार मिट्टी की से जांच करवा लें, अगर उनको लगता है कि हमारे खेत में जिंक की कमी है तो वो 25 केजी पर हेक्टेयर जिंक डाल सकते हैं। जो किसान भाई अब तक बुआई नहीं किए हैं अरहर के, उनकी जो सितंबर माह में बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट प्रजाति जो होती है वो इससे आपको राजेंद्र अरहर हो गए, एक पूसा 9 हो गया, सरद हो गए, आप ये सब प्रजाति अपने खेत में लगा सकते हैं। और
जो खेत अभी खाली है, इसमें धान नहीं लगा है, तो उस किसान भाई के लिए ये है कि वो अपने खेत को अच्छे से सिंचाई कर लें और सिंचाई करने के बाद 2 से 3 दिन उसे छोड़ दे, जो पूरे पानी अंदर तक चला जाए। उसके बाद वो खेत की जुताई करें। इससे क्या होगा, खेत में नमी बनी रहेगी और जो हमारा बीज होगा वो अच्छे से अंकुरण हो सकता है। और जो अरहर की जो बीज दर होती है वो हमारा आपको 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होती है। तो और किसान भाई को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर किसान भाई खेत में अपने धान लगा भी चुके हैं जो, और वो अभी अरहर की बुआई करना चाहते हैं, तो वो अपने मेढ़ों पे भी इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जो ये नीचे से रिसाइकिल कर लेती है। अपना जितना भी इनको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो नीचे से, जमीन के नीचे से वो ऊपर कर लेती हैं। उसके बाद जब बीज को जब रोपने जाते हैं तो उससे पहले बीज उपचार कर ले, जिसके लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा या मैंकोजेब यूज़ करते हैं, जिससे कि बीजों में हमारे कोई कीटनाशक न लगे, और वो 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। खेत में बीजों को बोने से पहले प्रत्येक बीज को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 किलोग्राम बीजों के ऊपर 1 पैकेट का छिड़काव करना चाहिए। जब बीज अच्छे तरीके से उपचारित हो जाएं, तो इन्हें तुरंत खेत में बो देना चाहिए। अत्यधिक धूप से कल्चर के जीवाणुओं के नष्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर अरहर की बुआई करते हैं तो अरहर की बुआई क्या होती है कि हम सिंचित और सिंचित दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। और इसमें पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें पौधे की दूरी जो हमारी होती है वो हमारा 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। जिससे इसलिए ये दूरी रखा जाता है कि हमारा जो पौधे हैं उनका ग्रोथ अच्छा हो सके। और दूसरा कि अगर हम उस पर ज़्यादा खरपतवार हो गए तो उसमें किसान भाई अपने हाथ से घास उखाड़ सके, जो अंदर आसानी से जा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम बुआई करते हैं तो इसको बुआई करने के 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग को पेंडिमेथिलीन देनी चाहिए, इससे खरपतवार को रोका जा सकता है। और जो हमारे अरहर की जो फसल होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा 160 से 190 दिन का होता है। और किसान भाई को हम एक सजेशन देंगे कि वो अपने खेतों पर हमेशा जाया करे और देखा करे कि उनमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे हैं, खरपतवार ज़्यादा तो नहीं हो गया है। और अगर उनको लगता है कि हमारे फसलों में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो वो पास के किसी भी अन्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के वैज्ञानिक उन्हें खेत पे जाएंगे, वो उन्हें बताएंगे कौन सी दवा कब डालनी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये फसल हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग जो हमारा जो खाद दिए हैं तो 20 से 25 दिन के बाद हम लोग फिर से सिंचाई करते हैं। उस सिंचाई के 10 बाद हम लोग फिर से टॉप ड्रेसिंग लोग नाइट्रोजन कट करते हैं। जो स्टार्टिंग मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे 20 केजी हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं तो उस टाइम हम लोग आधा ही डोज डालते हैं और फिर फॉस्फोरस और पोटास पूरा डालते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग में हम लोग फिर सेकेंड टाइम यूरिया डालते हैं, जो हमें 10 केजी हमारा नाइट्रोजन फिर से उन्हें डालना पड़ता है, जिससे कि हमारा ग्रोथ अच्छा होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों ने रजनीगंधा की बुआई की थी उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस अवस्था में फसल की विशेष देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि एक और जहां मौसम इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो साथ ही कई हानिकारक कीटों से भी फसल को काफी क्षति पहुंचती है। ऐसे में फसल प्रबंधन आप कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संचिता घोष से। किसान भाइयों, ये रजनीगंधा एक व्यावसायिक पुष्प है
इसको लगा के आप अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अभी जो किसान भाई ये रजनीगंधा अपने खेत में लगा रखे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो अच्छे से निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि निकाई गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप सिंचाई देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाता है पौधा के पास। जो भी आप उर्वरक देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जितना भी आपके खेत में खरपतवार होता है वो बहुत अच्छे से नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो खरपतवार में अंदर में छुपा रहता है और रात को और दिन में निकाल करके नुकसान पहुँचाता है फसल पे। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण करें, साथ ही साथ निकाई गुड़ाई कीजिए। खरपतवार वो पौधा है जो कि फसल की बढ़वार से प्रतिस्पर्धा करता है, जिस कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलोग्राम यानी कि यूरिया 640 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर यानी कि अगस्त महीने तक डालें। खाद डालने के बाद फसल में सिंचाई अवश्य रूप से करें। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम भूमिका रखता है जो कि सिंचाई। इसलिए आप एक हफ्ते का अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें फूल का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहता है। और अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो मौसम अनुकूल आप लोग सिंचाई कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें रजनीगंधा में अगर कोई कीट का समस्या आता है तो उसमें आप लोग नीम तेल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। 5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने से इसमें फफूंद रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए ब्रासिकाल दवा का छिड़काव करें। इसके पौधों पर कभी-कभी बोट्रिटिस स्पॉट और ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों पर हानि पहुंचाता है। थ्रिप्स किट फूल की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियन 0.1% 3 मिको प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी रजनीगंधा का पौधा लगा रखे वो अपने मेड़ पे ज़रूर गेंदा फूल की रोपनी करें, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि 1-2-3 साल के बाद रजनीगंधा के जो जड़ है उसमें गांठें बन जाते हैं। तो ये जो गेंदा की पौधा है, ये जो निमाटोड्स, ये गांठ क्यों बनता है? क्योंकि निमाटोड्स के लिए। तो ये निमाटोड्स को दूर भगाता है, क्योंकि ये रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसलिए अपने मेड़ पे 4 से 5 पंक्ति जो है गेंदा की रोपनी करें, क्योंकि गेंदा की फूल से आपका अधिक आय भी आ सकता है। साथ ही साथ आपका जो निमाटोड का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूंगी कि आप लोग जो सड़ी गोबर की खाद है या फिर केचुआ की जो खाद है वो अपने खेत पे ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे पुष्प का जो है जो गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहता है। और ये बोलना चाहूँगी कि जब तुड़ाई का टाइम आएगा तो आप डंठल भी काट सकते हैं, और डंठल काटने के बाद वो बाज़ार में सीधे डंठल भी बेच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर जयमाला बनाना है, लड़ी बनाना है या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम जो है वो बनाना है, तो आप उसका जो इकाई जो पुष्प है वो डंठल से निकाल लीजिए और अपने अनुसार लड़ी बना करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके पौधों पर लगभग 4 से 5 महीनों के अंतराल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके फूल की माला और गजरा बनाने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय तोड़ें। अगर आप इसके फूलों को दूर बाजार या अन्य स्थान पर भेजते हैं तो आप इसके लिए सबसे नीचे के फूलों को खिलने से पहले ही काट लें। स्पाइन की लंबाई अधिक होने पर बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए जमीन के नजदीक वाले फूलों को डंठल के साथ काटें। काटने के बाद पानी की भरी बाल्टी में इसे डाल दें। रजनीगंधा का जो डंठल है ये डंठल अगर बाज़ार में बेच रहे हैं तो ये 10 से 12 दिन बहुत आराम से रह जाता है। इसको पानी में
इसको डंठल का नीचे भाग जो है वो थोड़ा सा तिरछा काट के और पानी में थोड़ा सा हल्का चीनी मिला करके अगर रखते हैं तो बहुत फायदेमंद है। और जो लड़ी बनाते हैं वो आपको क्योंकि वो पेरिशेबल है इसलिए जल्दी उसको जयमाला हो, लड़ी हो या फिर अन्य डेकोरेटिव आइटम जो है बना करके वो 4 से 5 दिनों में आप लोग को बेचना है। जबकि डंठल पुष्प जो है वो काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छा से अगर पानी में आप लोग रखते हैं तो वो उसका गुणवत्ता मेंटेन रहता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरेल, जिला समस्तीपुर के कृषक सुधाकर कुमार ने। ये मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुधाकर कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अभी मक्का का ये सीज़न चला हुआ है। जो अपने उत्तरी दक्षिण भारत में ज़्यादातर मक्का का ये सीज़न 25 जून से 20 जुलाई का हमारा होता है, बिजाई का जो समय है। तो मुख्य तौर पे हमें ध्यान रखने वाली जो बात है कि जैसे ही हम बिजाई करते हैं और 1-2 बारिश जो होती हैं और नमी होने के कारण खरपतवार ज़्यादा आ जाता है कई बार। तो उसके लिए हमें एक तो खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से खरपतवार हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारे चौड़े पत्ते में चौड़ाई है, ये दूधी है, बड़ी छोटी आपकी साठी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। कि अभी हमारे जो नए खरपतवार नाशक कुछ आए हैं तो उसमें हमारा जैसे कि टेम्बोट्रीन है, तो इसकी डोज है 115 ml प्रति एकड़। तो उसमें आपका क्या है कि शुरू में ही खरपतवार प्रबंधन हो जाता है तो स्थिति हमारी ठीक रहती है। और जहाँ लगता है कि बारिश होनी है तो वहाँ सिंचाई को रोक दें, क्योंकि अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं और ज़्यादा जल भराव की स्थिति आने पर हमें परेशानी ये होती है कि एक तो पानी, अगर मक्का एक ऐसी फसल है जो पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, तो हमें कोशिश करनी है अगर इस तरह की कोई संभावना है बारिश की तो कोई अपना सिंचाई ना लगाएं और उसमें प्रॉपर पानी की जो निकासी है उसका प्रबंध रखें कि भी हमें पानी इसमें खड़ा नहीं होने देना। तो खाद का जैसे कि मैंने बताया कि आपने पूरा यूरिया, जैसे कि जो इसकी सिफारिश है 140 किलो यूरिया, 1 बैग आपका DAP और 1 बैग MOP, तो आपने ये इसका सही अनुपात में लेना है। और DAP MOP को तो आपने पूरा का पूरा खेत तैयारी के समय डाल देना है। जो यूरिया की है उसकी 1/3 हिस्सा आपने बिजाई के दौरान, 1/3 हिस्सा आपने जब फसल 5 से 6 पत्ता अवस्था में आ जाती है तब डालना है। और जो अंतिम है वो आपने जब झंडे आने लगते हैं, जब फूल पुष्प आने लगते हैं, उस टाइम आपने उसका पौधों के साथ साथ आपने उसकी बैंड प्लेसमेंट करनी है, यानी कि पौधों के साथ साथ आपने उसका छिड़काव करना यूरिया का। तो इस तरह आप यानी कि अपना खरपतवार प्रबंधन और खाद प्रबंधन कर सकते हैं। तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं,
साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो, तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।